हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PRMT यूट्यूब चैनल। MBA सेकेंड ईयर का आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ। जो हमारा कोड है, हमारे सब्जेक्ट का कोड है वो है HR 03। तो इसमें हम अपने फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ट्रेड यूनियन का क्या रोल है। हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट में। तो हमने किया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मींस इंडस्ट्री में मैनेजमेंट और लेबर के बीच में कैसा रिलेशन होता है और कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम करेंगे रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन की ट्रेड यूनियन का क्या रोल होता है। ट्रेड यूनियंस आल्सो नोन एज लेबर यूनियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्कर्स इन अ कॉमन ट्रेड हु हैव ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप डेडिकेटेड टू इंप्रूविंग The workers work life। मींस ट्रेड यूनियन क्या होती है, वर्कर्स का ही एक ग्रुप होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो मिलकर आपस में एक मतलब एक टीम की तरह काम करते हैं, जो वर्कर्स की लाइफ को, वर्क लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सारे एफर्ट्स करते हैं ताकि जो भी उनकी वर्किंग कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो सके पहले से। ट्रेड यूनियन का मेन मोटिव क्या होता है कि वर्कर्स को एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, जिससे उनका काम भी स्मूथली हो सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट भी मिल सके। A trade union generally negotiates with employers on behalf of its members, advocating for improvements such as better working conditions, compensations and job security। कि मींस ये नेगोशिएशन करते हैं हमारे मैनेजमेंट के साथ, एक इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के साथ, ताकि उनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन सही हो सके, उनकी वेजेस सही हो सके, या कोई भी कंपनसेशन मिलनी है, जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कोई डिस्प्यूट है, उस रिगार्डिंग जो भी बातचीत करनी है, नेगोशिएटिंग करनी है, वो सब ट्रेड यूनियन के थ्रू होती है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। These unions play an important role in industrial relations, the relationship between employers and employers। Means इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेड यूनियंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन उनके बीच में होता है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट कहां से आया और क्यों इमर्ज हुआ। The origin of trade unions can be found in guilds and fraternal organizations composed of people practicing common trade, which date back hundred of years। It means जो ये कॉन्सेप्ट है 100 of years बैक ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था कि ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए, जहां पे वो इकट्ठे लेबर्स के, जो हमारे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनके लीडर्स हैं, वो इकट्ठे अपनी एक टीम बनाए ताकि वो मैनेजमेंट के सामने अपना व्यू पॉइंट रख सके। However, the modern conception of trade unions in which union represented a specific set of workers in negotiations with employers date back only to the 18th century। लेकिन जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि इतना सेट नंबर ऑफ उसमें एम्प्लॉय हो सकते हैं, ट्रेड यूनियन में इतने मेंबर्स हो सकते हैं, इस तरीके से बात कर सकते हैं, किस लेवल की मीटिंग हो सकती है, ये सब जो सेट हुआ था ये सिर्फ 18th सेंचुरी के टाइम पर ही ये सब चीजें स्टार्ट होती, जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। Trade unions are associations of workers formed to represent their interests and improve their pay and working conditions। It means workers की ही एसोसिएशन है जो इकट्ठे मिलकर अपने वर्क को, अपनी वर्क पे को, जो उन्हें सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, उन्हें इम्प्रूव करने के लिए और अपनी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए जो आपस में काम करते हैं, उनका अपना इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए मैनेजमेंट को काम करते हैं। फिर है टाइप्स की, कितने तरीके की ट्रेड यूनियन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 टाइप्स की हो सकती है ट्रेड यूनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी है क्राफ्ट यूनियन। क्राफ्ट यूनियन क्या होती है, दीज रिप्रेजेंट वर्कर्स विद पर्टिकुलर स्किल्स, एग्जांपल प्लम्बर्स एंड वीवर्स। दीज वर्कर्स मे बी एम्प्लॉयड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। मींस जो स्पेसिफिक स्किल्स रिलेटेड जो यूनियंस बनती हैं, जैसे हमारे प्लम्बर्स की यूनियन है, वीवर्स की है, या कोई और रिलेटेड पर्टिकुलर स्किल्स रिलेटेड यूनियंस होती हैं, वो हमारी क्राफ्ट यूनियंस होती है। इनका काम क्या होता है, ये मतलब जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है वहां पर ये यूनियंस बनती है। अपनी पर्टिकुलर स्किल को इनहैंस करने का इनका काम होता है कि उसके अकॉर्डिंगली उन्हें प्रॉपरली लेबर मिले, प्रॉपर उन्हें वेजेस मिले। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जनरल यूनियंस। जनरल यूनियंस क्या होती है, these unions include workers with a range of skills and form a range of industries। It means ये हमारी जो जनरल यूनियंस होती है
हैं कि कोई भी जनरल स्किल्स से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स से रिलेटेड इकट्ठे लोग आपस में एक यूनियन बना सकते हैं और इंडस्ट्रीज भी डिफरेंट हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिमिलर टाइप की हो। फिर है इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होती है? These seek to represent all workers in a particular industry, for instance those in the rail industry। जो हमारी पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे रेल है, चाहे कॉटन इंडस्ट्री है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर अगर कोई यूनियन बनती है दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल यूनियन। उनका काम होता है अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रमोट करना, उसके रिगार्डिंग जो भी उनके व्यूज हैं वो शेयर करना मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट इज व्हाइट कॉलर यूनियन। व्हाइट कॉलर यूनियन क्या होती है? These unions represent particular professions including pilots and teachers। It means जो पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन से रिलेटेड होती है, चाहे हमारे टीचर, पायलट्स हो या कोई और भी नेवी का हो, किसी भी तरीके से, जैसे हमारी है इन इंडिया नंबर ऑफ यूनियंस बिलोंग टू द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इट मींस AITUC आपने नेम सुना होगा, इससे ज्यादातर लोग एसोसिएटेड है। ये हमारे ज्यादातर है क्या बोलते हैं व्हाइट कॉलर यूनियंस की एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को जो हम कहते हैं प्रोफेशनल लोगों को बोलते हैं व्हाइट कॉलर वाले। तो इसलिए इस अकॉर्डिंग जो हमारी यूनियंस बनते हैं पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड दैट आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर यूनियंस। ये हमारी 4 टाइप्स ऑफ यूनियंस थी। इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस की क्या रोल प्ले करती है ट्रेड यूनियन एक इंडस्ट्री में। Unions carry out a number of functions. They negotiate on behalf of their members on pay scales, working hours and working conditions. These areas can include basic pay, overtime payments, holidays, health, safety, promotion prospects, maternity rights and job security। ये हमने ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट पहले भी एक बार कर लिया हुआ है, हमने प्रॉपर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी किया था, जिसमें पर्टिकुलरली हमने ये सारी चीजें ही की थी। तो ये सारी वही है कि इसका रोल क्या है, जो भी किसी भी तरीके के बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं उन सबको प्रॉपरली प्रोवाइड करवाना मैनेजमेंट के थ्रू, अगर वो किसी भी तरीके की नेग्लिजेंस कर रही है या उन्हें किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट से बचाना है, प्रॉपर उन्हें बेसिक पे प्रॉपर मिले, उनके जो ओवर टाइम पेमेंट्स है वो रेगुलर होती रहे, मैटरनिटी लीव है या किसी और तरीके की हॉलीडे लीव है वो प्रॉपरली मिलती रहेगी। ट्रेड यूनियन का मेन काम है कि उन्होंने इन सब चीजों की और ध्यान रखना है कि सब काम ढंग से होता है। Depending on the circumstances, unions may try to protect or improve worker rights. They also provide information on a range of issues for their members, for instance on pensions। ये मीन्स ये हर तरीके की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉइज को कि जो भी उन्हें मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है उनका काम है उन्हें सर्कुलेट करना एम्प्लॉइज तक, और जो एम्प्लॉइज की जो उनके व्यू पॉइंट्स है या उनकी कोई भी मतलब क्वेरी है या कोई भी उनके सजेशंस है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाना, ये इनका रोल है। इसे आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। They help with education and training schemes and may also participate in measures designed to increase demand for the product produced and hence for labor। ये मीन्स इनका काम ये भी है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेड यूनियन में जो भी पर्सन होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं, जिन्हें हर तरीके की अपने काम को करने की नॉलेज होती है, प्रॉपरली वो स्किल्ड पर्सन होते हैं, ट्रेन पर्सन होते हैं जो इजीली लोगों को भी आगे ट्रेन कर सके। Some also provide a range of benefits to their members, including strike pay, sickness pay, and unemployment pay. In addition, many get involved in pressurizing their governments to adopt a legislation which will benefit their members or workers in general, such as fixing a national minimum wage। It means इनका काम ये भी होता है कि गवर्नमेंट को प्रॉपरली अगर ट्रेड यूनियंस इकट्ठी मिलकर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो किसी मतलब कोई पॉइंट उठाती है तो उस तरीके से गवर्नमेंट भी अपना वो मतलब अपना डिसीजन दे पाती है जब सबको एक ही व्यू आता है। जैसे कोई भी अपने मेंबर्स को बेनिफिट के लिए अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए भी वो करती है, जो भी काम करती है, चाहे वो प्रेशराइज करना होता है गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेज। जो ट्रेड यूनियन की हेल्प से ये प्रॉपर मिनिमम वेज सेट हो पाई है, जो हमने मिनिमम वेज एक्ट किया था अपना प्रीवियस, जिसके अंदर एक सेट वेज फिक्स हो गई है कि इस काम के लिए, इस पर्टिकुलर काम के लिए इतनी पे तो मिलनी ही मिलनी है, उससे कम आप किसी भी लेबर को दे नहीं सकते और उससे कम काट भी नहीं सकते हो आप। तो ये हमारे रोल है ट्रेड यूनियन की, ये रोल प्ले करती है
है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टेड रेमेडियल मेजर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ट्रेड यूनियंस के कारण और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है जो ट्रेड यूनियन करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द न्यू कॉर्पोरेट mantras productivity, performance, efficiency, survival of the fittest have virtually pushed them to the wall where their very survival looks uncertain. It means जो भी इनके सर्वाइवल मंत्रास हैं, जो भी ये मतलब करते हैं, यूज करते हैं अपने व्यू पॉइंट को रखने के लिए या अपनी बात को मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है उनके सर्वाइवल के लिए। तो लेकिन उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ये सारी स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है ट्रेड यूनियन लीडरशिप। द नेचर ऑफ लीडरशिप सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस as the leadership is the linchpin of the management of trade unions. The leadership of most of the trade unions in India has been outside leadership, mainly drawn from the political parties. It means जो trade unions हैं, जो उनकी membership कैसी है, अगर वो strong है ट्रेड यूनियन, हमारा रिलेशन उसका स्ट्रॉन्ग है मैनेजमेंट के साथ, तो उतनी इफेक्टिवली बात को अपनी रख पाता है, मनवा पाता है। लेकिन अगर प्रॉपरली वो जो लीडर्स हैं वो उतने स्किल नहीं है, जो लीडरशिप है अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो कोई भी आप अपनी बात को नहीं रख पाओगे, ना ही उन्हें पूरी करवा पाओगे, तब कोई पॉइंट नहीं रख पाओगे। और जो इंडिया में है वो ज्यादा आउटसाइड लीडरशिप के थ्रू हुआ है। क्यों आउटसाइड लीडरशिप? मीन्स विद इन द इंडस्ट्री, विद इन द वो फैक्ट्री में कोई काम नहीं है, कोई जो लीडर्स है वो नहीं है, वो आउटसाइड है, मतलब जो लीड कर रहे हैं ट्रेड यूनियंस को वो बाहर से। ये मेन प्रॉब्लम रही है एक ट्रेड यूनियंस की कि जो लीडरशिप है वो आउटसाइड आउटसोर्सेस से हो रही है, कि वो विद इन द इंडस्ट्री नहीं है। अगर विद इन द इंडस्ट्री होगी तो लोगों को प्रैक्टिकली पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आउटसाइड है तो वो इतनी इजीली उसे समझ नहीं पाएंगे कि क्या उनका मोटिव है, अपनी प्रॉब्लम को कैसे वो बता सकते हैं। तो रीजंस क्या है आउटसाइड लीडरशिप की इमर्जेंस का? Outside leadership has been playing a pivotal role in the Indian trade union movement due to the inability of insiders to lead their movement. कि जो insiders हैं उनमें इतनी एबिलिटी ही नहीं थी कि वो उस मूवमेंट को आगे लीड कर सके ट्रेड यूनियन की, इसलिए आउटसाइड लीडरशिप इंडिया में प्रिवेल हुई, इसलिए उसका इमरजेंस हुआ। और मेन इसका रीजन क्या था? इन व्यू ऑफ लो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड पुअर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज स्टिल द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड नेगोशिएशन, low level of knowledge about labor legislation, unsound financial position, fear of victimization by the employer and lack of leadership qualities, outside leadership has come to stay. इन सब रीजन के कारण मीन्स उनकी कमांड इंग्लिश के ऊपर बहुत बुरा थी, क्योंकि पहले टाइम पर इंग्लिश जब जैसे लेबर एक्ट हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926 में, उस टाइम तो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। उस टाइम तो इंग्लिश की एक लैंग्वेज थी जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते थे अपने मैनेजमेंट के साथ। लेकिन यहाँ के लोगों का लिटरेसी लेवल इतना कम था, वो मतलब कमांड नहीं थी इंग्लिश के ऊपर, ना उनमें इतनी स्किल्स थी कि वो प्रॉपरली लीड कर पाए। इस कारण से आउटसाइड लीडरशिप वहां पर ज्यादा इमर्ज हुई इंडिया में, क्योंकि वो बाहर से ही कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे जो ट्रेड यूनियंस के लीडर्स बनते थे और उन्हें वो लीड करते थे, मतलब उनकी बात रखते थे, कुछ बातें समझ पाते थे, कुछ बातें नहीं कर पाते थे वो कम्युनिकेट। फिर इवन इफेक्ट्स ऑफ आउटसाइड लीडरशिप, कि इसका इवन इफेक्ट्स यानी गलत उसके क्या इफेक्ट्स पड़े हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे। The evil effects of outside leadership analyzed by National Commission on Labour, यानी जो हमारे NCL means National Commission of Labour, are as follows. Outside leadership undermined the purpose of trade unions and weakened their authority. Means जो उनकी जो ट्रेड यूनियंस के जो मेन पर्पस थे उसे उन्होंने अंडरमाइन कर दिया और उनकी अथॉरिटी को वीकन कर दिया। बिल्कुल ही वो लो लेवल की हो गई थी वो, क्योंकि बाहर से है मैनेजमेंट इसलिए क्या क्या बात बता देते हैं कि आपको नहीं पता है, जो अंदर की प्रॉब्लम है हमें पता है, हम यहाँ पे डायरेक्टली डील करते हैं। फिर है नेक्स्ट, इसके बाद आउटसाइड लीडरशिप हैज बीन रिस्पांसिबल फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन के स्लो ग्रोथ के कारण का मेन एक रीजन भी आउटसाइड लीडरशिप ही है। इंटरनल लीडरशिप हैज नॉट बीन डेवलप्ड फुली, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई। जिनमें क्वालिटीज थी भी उन्हें भी दबा दिया गया, उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। Most of the leaders cannot understand the worker problems as they do not live the life of a worker, क्योंकि आउटसाइड लीडरशिप
जो मतलब लीडर्स आते थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते थे, उन्हें नहीं पता था कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो वो प्रॉपरली अगर प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे तो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, इसलिए क्योंकि वो वर्कर्स की लाइफ नहीं जी रहे थे, वो बाहर ही किसी और एनवायरमेंट में थे और वर्किंग एनवायरमेंट कोई और था, इसलिए कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ता था। ये मेन रीजन से उसके इविल इफेक्ट्स पड़े। फिर मेजर्स टू मिनिमाइज द इविल इफेक्ट्स ऑफ आउटसाइड लीडरशिप, किस तरीके से आउटसाइड लीडरशिप के जो इफेक्ट्स थे किस तरीके से कम किए गए। Management should ensure that victimization will be at zero level even if the trade unions are led by insiders. Extensive training facilities in the area of leadership skills, management techniques and programs should be provided to the workers. Special leave should be sent to the official periods. It means इस सब अगर स्टेप्स ये उठाए जाते हैं टाइमली मैनेजमेंट के थ्रू तो हम आउटसाइड लीडरशिप के जो इविल इफेक्ट्स है उन्हें मतलब उसे कम कर पाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम जो ट्रेड यूनियंस के फेस कर रहा है वो है मल्टीपल यूनियंस। मल्टीपल यूनियनिज्म बोथ एट द प्लांट एंड इंडस्ट्री लेवल पोज अ सीरियस थ्रेट टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, industrial peace and harmony in India. The situation of multiple unions is said to prevail when two or more unions in the same plant or industry try to assert rival claims over each other and function with overlapping jurisdiction. As the name suggests, multiple unionism means एक से ज्यादा जहाँ पर यूनियन बन जाती है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में, तो उस टाइम पर उनकी आपस में राइवलरी के कारण ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। ट्रेड यूनियन मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत ही ट्रेड यूनियन का जो कॉन्सेप्ट आता है तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर अगर एक से ज्यादा या दो से ज्यादा जब यूनियंस बन जाते हैं सबका व्यू पॉइंट अलग होता है और सबका अपना अपना नजरिया होता है किसी चीज को देखने का, तो जब वो ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन कर जाती थी क्योंकि वो प्रॉपर्ली एक दूसरे को ही काम नहीं करने देते थे तो इससे नुकसान क्या होता था, वर्कर्स का ही लॉस होता था। The multiple union exists due to the existence of craft unions, formation of two or more unions in the industry. Multiple unionism affect the industrial relationship system both positively and negatively. उन्होंने पॉजिटिवली भी अफेक्ट किया और नेगेटिवली भी किया। यूनियंस क्यों बनी? क्योंकि क्राफ्ट की अलग इंडस्ट्री अगर किसी प्लांट में 2-3 इंडस्ट्रीज के काम हो रहे हैं, क्राफ्ट का हो रहा है किसी और चीज का हो रहा है तो अलग अलग यूनियंस बनती गई, इस कारण सबके जो है आपस में डिस्क्रिमिनेशन होने लग गई, आपस में मतलब जो भी है पार्ट होती गई, इस तरीके से वो गलत इफेक्ट पड़ा उसका। इट इज समटाइम्स डिजायरेबल फॉर हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक हेल्थ ऑफ लेबर मूवमेंट। It encourages a healthy competition and acts as a check to the adoption of undemocratic practice, authoritative structure and autocratic leadership. इसका पॉजिटिव ये है कि अगर फायदा अगर देखा जाए मल्टीपल यूनियंस का तो ये हो सकता है कि डेमोक्रेटिक है कि सबकी बात रखी जा रही है, जो जिस पर्टिकुलर फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव है उसकी एक अलग है, सबकी अलग अलग अपना बना हुआ है, तो उस बॉडी को अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं एक मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट पर्टिकुलर किसी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से कर पा रही है, क्योंकि एक जो वर्क कोई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने मतलब किसी ऑफिस की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, तो सबके रिप्रेजेंटेटिव अगर अपनी अपनी बात रखें तो ज्यादा सही है। लेकिन अगर सेल्स वाला प्रोडक्शन की बात कर रहा है कि इतनी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है या अकाउंट्स की बात कर रहा है तो वो एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्हें अपने अपने लीडर्स को अपने अपने यूनियंस को बनाना जरूरी होगा। तो ये पॉजिटिव है कि ट्रेड यूनियंस अगर मल्टीपल यूनियंस है तो ये पॉजिटिव भी है कि सब अपनी अपनी बात को इजीली, क्योंकि वो उसी सिनेरियो में है तो वो इजीली अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। फिर हाउ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल यूनियन डोमिनेट द पॉजिटिव इफेक्ट्स, कि चाहे उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स से लेकिन जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो पॉजिटिव को भी ओवरलैप कर रहे थे। The nature of competition tends to convert itself into a sense of unfair competition resulting in inter-union rivalry that destroys the feeling of mutual trust and cooperation among leadership. It means inter-union means within the industry अगर different unions हैं उनमें ही आपस में rivalry हो रही है कि मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ, उससे क्या होता था कि जो उनका म्यूचुअल ट्रस्ट है लीडर्स का वो भी खत्म हो रहा था। जो डिफरेंट लीडर्स जो रिप्रेजेंटेटिव बने होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो उनमें ही म्यूचुअल इंटरेस्ट और कॉपरेशन को खत्म हो रही थी। तो फिर
और इसके कारण ही जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट थी इंडिया में जो चली थी वो वीकन हो गई थी, वो कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि उनमें आपस में ही कोई कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट, जो थर्ड प्रॉब्लम है, यूनियन राइवलरी। The formal basis for trade union organization is provided by the Indian Trade Union Act 1926. Union rivalry has been the result of the following factors. जो हमारा यूनियन राइवलरी मींस जो डिफरेंट, जो उनके बीच में दुश्मनी हो गई थी, उनके मेन रीजंस क्या थे? The desire of political parties to have their basis among the industrial workers, कि जो मतलब जो ज्यादा लीडर्स, जो अगर आउटसाइड लीडर्स भी आते थे वो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, तो वो क्या होता था, यूनियन राइवलरी का क्या होगा कि अलग अलग अगर पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ही जिताने के लिए कोशिश करने लगा। यही मेन रीजन हुआ, यही उसका मतलब हुआ बैड फैक्ट। फिर है पर्सनल फैक्शनल पॉलिटिक्स ऑफ द लोकल यूनियन लीडर, domination of unions by the outside leaders, attitude and policies of the management, that is the divide and rule policy। बहुत टाइम तक ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत ही इजी से पॉइंट है, एक बार पढ़ के आपको समझ में आ रहे हैं। द वीक लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड यूनियंस, की जो ट्रेड यूनियन का जो लीगल फ्रेमवर्क बना था बहुत ही वीक था, इस कारण यूनियन राइवलरी बहुत ही बढ़ती गई। फिर है मेजर्स टू मिनिमाइज यूनियन राइवलरी, क्या क्या स्टेप्स लिए गए उस यूनियन राइवलरी को कम करने के लिए। In view of the evil effects of the inter-union rivalry and the problem of formation of one union in one industry, it may be necessary to consider the recommendations of NCL, the recommendations of NCLR। क्या क्या होती थी NCL ने जो रिकमेंडेशन थी? Elimination of party politics and outsiders through building up of internal leaders। कि सबसे पहले उन्होंने क्या सजेशन दी कि आप आउटसाइड लीडर्स को खत्म करके इंटरनल लीडर्स को ही अपॉइंट करो। प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू रिकग्निशन ऑफ सोल बार्गेनिंग एजेंट्स, की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का हमने कंसेप्ट किया था कि अगर कोई आपस में डिस्प्यूट है, आपस में कोई भी मिसकंसेप्शन है, तो इकट्ठे बैठकर उन्हें सॉल्व करना, तो ये था, उसे प्रमोट किया गया ताकि बाहर वो बात ना पड़े और जल्दी से जल्दी वो विद इन द इंडस्ट्री रिजॉल्व हो जाए कोई भी प्रॉब्लम। Improving the system of union recognition, encouraging union security and empowering labor courts to settle inter-union disputes if they are not settled within the organizations। की ये सारी सजेशन थी कि आप जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह जो हो रहे हैं, राइवलरी हो रही है, उसे उसी टाइम पर रिजॉल्व कर दिया जाए ताकि वो आगे ना बढ़े। फोर्थ प्रॉब्लम थी फाइनेंस की, जो फाइनेंशियल सिस्टम था, पोजीशन थी कंपनीज की, इंडस्ट्रीज की, वो इतनी साउंड नहीं थी। ट्रेड यूनियन की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी इतनी साउंड नहीं थी, उनके पास इतना फंड नहीं था कि वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सके या लेबर्स के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि किसी भी चीज के फंक्शनिंग के लिए फाइनेंस का मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता ही है। अगर फाइनेंस नहीं है तो वो इजीली मतलब उनकी हेल्प फाइनेंशियली नहीं कर पाएंगे वर्कर्स की। फिर है because in the process of rendering service or of fulfilling their goals, trade unions have to perform a variety of functions and organize programs which require enormous financial commitments। की मीन्स मतलब ये नहीं कि ट्रेड यूनियंस बन गई है तो अपने आप काम करेगा, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत होती है विद इन उनके जो उनके पास हो, जिससे वो इजीली अपने फंड्स क्रिएट कर सकें। तो द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम टू द यूनियन इज मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। The other source of union finance are donations, sales of periodicals, etc. इनके थ्रू ही उन्हें मेंबरशिप फीस वगैरह के थ्रू ही है जो फंड इनके रेज हो पाते थे। लेकिन जो एक्सपेंसेस करते थे उसमें अलाउंसेस टू ऑफिस पीरियड्स, सैलरीज टू ऑफिस, एनुअल कन्वेंशन और मीटिंग एक्सपेंसेस, रेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टाइपिंग, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती थी अगर एक्सपेंसेस हो। तो ये एक्सपेंसेस जो उनकी इनकम से या फंड से उससे ओवरकम मतलब उससे कवर नहीं हो पाता था, इससे उन्हें लॉसेस में ही रहना पड़ता था, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब थी। फिर है लो मेंबरशिप की, जो मेंबरशिप थी जो 1927 से 28 के बीच में 3594 थी पर यूनियन, वो बाद में 632 की रह गई। तो ये मेंबरशिप जो एवरेज मेंबरशिप थी वो इतनी डिटोरिएट, इतनी कम होती गई। ये भी एक मेन रीजन था कि ट्रेड यूनियन जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब जो उनके प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था ट्रेड यूनियन। फिर है हेटेरोजीनियस नेचर ऑफ लेबर, जो लेबर थी वो वेरिंग बैकग्राउंड से थे,
कल्चर से या सेम रीजन से नहीं आते, सब अलग अलग जगह से आ रहे थे। इस कारण उन्हें मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ट्रेड यूनियन को, और जो एम्प्लॉयर्स है उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे अंडर द सर्कमस्टांसेस बाय डिवाइडिंग वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट। इन बेसिस पे एम्प्लॉयर्स भी उन्हें डोमिनेट करते थे, उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि वो अलग अलग रीजन से, अलग अलग कास्ट, रेस, इन सब से आते थे, तो उन्हें इस तरीके से एम्प्लॉयर्स भी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। फिर है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि कई बार जो ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स होते थे उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता था काम करने का। पहले तो बनती नहीं थी, जब बन जाती तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता था कि वो किसी की बेनिफिट के लिए कोई काम करे। तो ये भी उनका जो इंथुसिज्म की कमी थी, जो वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते। फिर हमारा नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ पेड ऑफिस बेयरर्स, कि जो ऑफिस बेयरर्स थे, जो काम करते थे, जो वहां पे अपॉइंट होते थे, जिनका काम था हर तरीके से मैनेज करना, वो पेड नहीं थे, वो एब्सेंट रहते थे हमेशा ज्यादातर। तो ये था वीक फाइनेंसेस डू नॉट परमिट यूनियंस टू एंगेज द सर्विस ऑफ फुल टाइम पेड ऑफिस बेयरर्स। Union activities to work on a part-time basis neither have the time nor the energy to take up the union activities sincerely and diligently. It means जो भी फुल टाइम, तो उनके पास इतना फाइनेंस नहीं था कि वो फुल टाइम वहाँ पे ऑफिस बेयरर्स रख सके, जो प्रॉपरली ऑफिस के काम को मैनेज कर सके। जो पार्ट टाइम व्यक्ति थे उनके पास भी इतनी एनर्जी नहीं होती थी, ना उनके पास काम होता था, टाइम होता था कि वो हर चीज को प्रॉपरली मैनेज कर सके। फिर है इसके बाद अदर प्रॉब्लम जो हमारे फेस करते हैं ट्रेड यूनियन होती है इलिटरेसी की। लोग इलिटरेट थे, उन्हें प्रॉपरली एजुकेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, ट्रेडिंग मतलब टेक्निकल उन्हें नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज की, और अनइवन ग्रोथ थी कि कुछ इंडस्ट्रीज प्रॉपरली डेवलप थी, प्रॉपरली कुछ नहीं। तो ये मेन प्रॉब्लम्स जो ट्रेड यूनियन फेस करती थी, और उसके मेजर भी साथ साथ दिए गए हैं कि किन किन चीजों को किस तरीके से सॉल्व किया गया टाइम में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।